नमस्कार, मैं पूर्णिमा कपूर, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की अध्यापिका। मैं आज आपको अर्थशास्त्र विषय का कक्षा 11 का चैप्टर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन बच्चों, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखने से ही आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा, तो इसलिए आप इसको पूरा अंत तक ही देखिए। हम पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसे कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की से आशय किसी सांख्यिकी श्रृंखला के केंद्रीय मूल्य अथवा प्रतिनिधि मूल्य से है। अर्थात हम जब किन्हीं संख्याओं के समूह के बारे में कुछ आकलन करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो उन सबको मुजबानी याद रखना शायद संभव नहीं हो पाता। किसी भी मनुष्य के लिए आंकड़ों के एक बहुत बड़े समूह को समझना व याद रखना बहुत कठिन होता है। इसलिए वह किसी ऐसे मूल्य को जानना चाहता है जिसके आधार पर वह समूह के सभी आंकड़ों की विशेषताओं को जान सके। यानी कि मनुष्य ये चाहता है, अगर वो किसी भी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता है, पूरे समूह के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो कोई ऐसा मूल्य जानना चाहता है, सिर्फ एक मूल्य के आधार पर वह उसकी पूरी विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त कर सके। इस प्रकार के मूल्य को ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या औसत या माध्य कहा जाता है, ताकि इनके आकलन के द्वारा ही हम उस चीज़ का जो हम जानना चाहते हैं, हमें उसकी विशेषताओं का पूर्ण ज्ञान हो सके। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आशय सांख्यिकी विश्लेषण की उन विधियों से है जिनके द्वारा किसी श्रेणी के चर का ऐसा मूल्य अर्थात औसत ज्ञात किया जाता है जो समस्त श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता हो। यानी कि समस्त श्रेणी के मूल्यों को अपने पास कॉमन रखते हुए वे एक औसत मूल्य के आधार पर उसका मूल्यांकन करें और उसी के आधार पर हमें उस पूरी श्रेणी का विशेषताओं का ज्ञान हो सके। इसके बाद आता है सांख्यिकी माध्य के उद्देश्य। ये हम सांख्यिकी माध्य वास्तव में किस लिए जानना चाहते हैं, ये विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी विभिन्न परिभाषाएं भी दी हैं। विभिन्न अर्थशास्त्री इसके बारे में अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं भी बताते हैं और अपने अलग अलग शब्दों में भी उसको स्पष्ट करते हैं। क्लार्क के अनुसार, एक लेखक हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने इस मूल्य को अपने शब्दों में बयान किया है और उन्होंने कहा है औसत संख्या वह संख्या है जो समस्त वर्ग का, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जनसंख्या के रूप में हो, आय के रूप में हो, उत्पादन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, एक औसत मान जो सबका प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि सबके आधार पर ही जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके बाद आता है सांख्यिकी माध्य के उद्देश्य। पहला उद्देश्य आते हैं समंकों को सरल एवं संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना। समंकों का सरल एवं संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना। हम जो ये औसत मूल्य ज्ञात करते हैं, हम जो ये माध्य ज्ञात करते हैं, उन माध्य के आधार पर ही जो हमने सांख्यिकी समंक एकत्रित किए हैं, समंक मतलब संख्याएं जो हमने एकत्रित की हैं, उन सब वह सब हम जटिल, अव्यवस्थित एवं विशाल सांख्यिकी आंकड़ों को हम अपनी भाषा में सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। उनका आकलन चाहे वो जितनी भी जटिल हों, जितना भी उनको समझना कठिन हो, लेकिन हम उनका एक ऐसा रूप प्रस्तुत करते हैं जो कि हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना। चूँकि हम इसमें विभिन्न श्रेणी के माध्यों के मूल्यों को ज्ञात करते हैं, उनका औसत आकलन करते हैं, तो स्वाभाविकतः हम उनकी तुलनात्मक अध्ययन करने में भी हमें सरलता प्रदान होती है। तीसरा पॉइंट आता है संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व। संपूर्ण समूह, जिस समूह से संबंधित संख्याओं का हम आकलन कर रहे हैं, जिस समूह के हम मान ज्ञात करना चाहते हैं, चाहे वो आय का हो, चाहे वो उत्पादन का हो, उन सब का पूर्ण संख्या, पूरी जितनी भी हमने आंकड़े एकत्रित किए, उन सब का प्रतिनिधित्व करते हुए ही हमें सांख्यिकी माध्य प्राप्त होता है और उसी के आधार पर हम अपनी गणना कर सकते हैं। इसके बाद चौथा आता है नीति निर्धारण में सहायक। नीति निर्धारण, प्रत्येक जो भी हम
आकलन करते हैं, जितने भी हम मान ज्ञात करते हैं, उन सब मान के आधार पर, औसत मान के आधार पर हम अपने व्यवसाय से संबंधित, आय से संबंधित, आंकड़ों से संबंधित भावी योजनाओं और नीति निर्धारण करने में हमें सहायता मिलती है, जिससे कि हम अपनी योजनाओं को एक ऐसा रूप दे सकते हैं जो हमारे लिए आसान भी हो और हम अपना कार्य को सरलतम बना सकें, कर सकें। इसके बाद चौथा आता है गणितीय संबंध की स्थापना। गणितीय संबंध, विभिन्न समूहों तथा वर्गों के बीच गणितीय संबंध स्थापित करने में माध्यों का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ का आकलन करते हैं और दो अलग अलग श्रेणी में आकलन करते हैं तो उनमें आपस में किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जाए वो हम सांख्यिकी के माध्यम से सरल रूप से कर सकते हैं। स्थायी संबंधों की स्थापना केवल माध्य के द्वारा ही ज्ञात की जा सकती है। तो ये तो हमने पढ़ा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अर्थ और केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सांख्यिकी माध्य के विभिन्न उद्देश्य, जिसके आधार पर हम ये गणना क्यों करते हैं। हम निम्न के आधार पर आकलन कर सकते हैं, इसको हम निम्न भागों में बांटते हैं। इसको जानने के लिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को जानने के लिए, औसत जानने के लिए हमें इसके समांतर माध्य के आधार पर, माध्यिका के आधार पर और बहुलक के आधार पर ही हम इनका आकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की ऐसी माप है जो सबसे आसान और लोकप्रिय है, जिसके आधार पर, जिसे हम औसत मान भी कहते हैं, यानी कि किसी भी संख्या का मात्र एक औसत ज्ञात करना ही समांतर माध्य कहलाता है। समांतर माध्य को हम दो प्रकार से आकलन कर सकते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है सरल समांतर माध्य और दूसरा होता है भारित समांतर माध्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल समांतर माध्य। समांतर माध्य का आकलन हम निम्न आधार पे कर सकते हैं: औसत आय जानने के लिए, औसत उत्पादकता जानने के लिए, औसत जनसंख्या जानने के लिए, औसत का शिक्षा का स्तर जानने के लिए हम समांतर माध्य के आधार पर गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सरल समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य सरल समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य की गणना करने के लिए हमें तीन प्रकार की श्रेणियों में इसका आकलन करना होता है। तीन प्रकार से हम इसका आकलन कर सकते हैं। पहली श्रेणी कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी श्रेणी कहलाती है खंडित श्रेणी, और तीसरी श्रेणी कहलाती है सतत श्रेणी। इन तीनों श्रेणी के आधार पर ही हम समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। इन तीनों की अलग अलग पहचान है, जिसके आधार पर हम इसको आकलन करेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में अगर हम मान ज्ञात करते हैं तो उसके लिए भी दो विधियां कहलाती हैं। पहली होती है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि। हर प्रकार की श्रेणी का मान दो प्रकार से ज्ञात होता है, प्रत्यक्ष विधि से और अप्रत्यक्ष विधि से। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं सरल समांतर माध्य की प्रथम श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर। व्यक्तिगत श्रेणी ऐसी श्रेणी है जिसमें सभी पदों का योग करने के बाद उनके पदों की संख्या से भाग देना होता है, जिसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें औसत समांतर माध्य के लिए हम इस प्रकार के फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। इसे बोलते हैं x बार, जिसका मान है समांतर माध्य। समांतर माध्य। इसके बाद आता है सिग्मा x, इसको बोलते हैं सिग्मा का साइन। ये सिग्मा का साइन योग के लिए किया जाता है, योग की पहचान बताता है। तो सिग्मा x का मतलब हुआ संख्याओं का योग, संख्याओं का
योग। और तीसरा नंबर आया n। n का मतलब है पदों की संख्या, पदों की संख्या। इसके आधार पर हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इस श्रेणी के लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई भी मूल्य दिया जा सकता है, आयु वर्ग दिया जा सकता है, आय वर्ग दी जा सकती है और हमें उसका औसत मान ज्ञात करना होता है। तो प्रत्यक्ष विधि के अनुसार सबसे पहले जैसे कि हमने बताया हम ज्ञात करते हैं, प्रत्यक्ष विधि के अनुसार हमें उत्पादन समझ लीजिए या कुछ भी आय देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय। कुछ लोगों की अगर हम आय ज्ञात करते हैं 1 2 3 4 5, इनकी है 4100, 5000, 4900, 3000 और 2000। मान लीजिए हमें एक्स सीरीज दी गई है, किसी भी रूप में दी जा सकती है ये सीरीज, कोई इसी मान में नहीं, किसी भी रूप में दी जा सकती है। 4100, 5000, 4900, 3000 और 2000, ये हमें एक सीरीज दी गई है। इसका मान हमें प्रत्यक्ष विधि के अनुसार इस फार्मूले के आधार पर हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हमें फार्मूला दिया गया है एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स का मतलब इन संख्याओं का योग करना है। तो इन संख्याओं का योग आता है 19,000। इन संख्याओं का योग होता है 19,000। और जैसे कि संख्याओं का योग तो हमने कर लिया, इसके बाद लिखना है n का मतलब है पदों की संख्या। पदों की संख्या है 1 2 3 4 और 5, तो बटे में संख्या रखनी है 5। इसको 5 से भाग करेंगे, 5 तिया 15, 5 40। तो इस प्रकार से जो ये 3800 रुपये आय आती है, ये हमारा समांतर माध्य कहलाता है। तो ये तो मान ज्ञात हुआ हमें प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। इसी मान को जब हम कल्पित माध्य लेकर यानी कि दूसरी विधि से ज्ञात करेंगे, अप्रत्यक्ष विधि से, तो उसके लिए दूसरा फार्मूला यूज किया जाता है, ये कहलाएगी प्रत्यक्ष विधि। अब हम मान ज्ञात करते हैं अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार। अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार किसी भी चीज़ का अगर हम आकलन करते हैं तो उसके लिए हमें जो फार्मूला प्रयोग करना होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। एक्स बार वही समांतर माध्य है, ए कल्पित माध्य जिसे हम एक कल्पना के आधार पर आकलन करते हैं। सिग्मा डी एक्स, एक्स बार समांतर माध्य होगा, ए कल्पित माध्य होगा, डी एक्स बराबर x माइनस ए। x यानी कि जो हमें ये संख्या दी गई है, जो x मान दिया गया है, उसमें से अगर हम a को माइनस करते हैं तो हमें dx का आकलन मिलता है। उसके बाद सिग्मा dx यानी कि इस संख्या का योग, dx संख्या का योग, और n वही है पदों की संख्या। इसके आधार पर हम अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अब हम ज्ञात करते हैं अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर। x दिया गया है हमें 14, 21, 25, 43, 51, 40, 39 और 12। ये कुछ संख्याएं हमें दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8।
8 संख्याएं दी गई हैं, तो हमें ये पता चलता है कि n तो हमारे पास 8 है संख्याएं। उसके बाद अब हमें इनका योग करना है, योग ज्ञात करते हैं इनका। उसके लिए हमें सबसे पहले जब हमें ये मान दिया गया है, इसे ज्ञात करने के लिए क्या करना है, x बार निकालने के लिए हमें a ज्ञात करना है। a निकलने के बाद हमारा dx आएगा और dx आने के बाद ही हम आगे का फार्मूला रखेंगे। तो सबसे पहले हमें a ज्ञात करना है। a का मान होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मतलब हम इस श्रेणी में से, इन संख्याओं में से कोई भी एक संख्या अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार हम ले सकते हैं, चुन सकते हैं। तो हमने अगर इसमें से 43 कल्पित माध्य चुना, तो उसके बाद हमें निकालना है dx। हमें गणना करनी है dx। dx होता है x माइनस a। हमने कल्पित माध्य a 43 को चुना है। 43 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास संख्या बचती है 13 में से 4 गए 9 और 3 में से 1 गया 2, 29। ऐसे ही 43 में से 21 करेंगे तो 22, 43 में से 25 करेंगे तो 18, 43 में से 43 माइनस 0, 51 में से 43 माइनस होंगे 8। ये तीनों संख्याएं माइनस की आई हैं। 51 में से 43 माइनस करें 8, 40 में से 43 माइनस करेंगे तो माइनस के 3, 39 में से 43 माइनस करेंगे माइनस के 4 और 12 में से 43 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 31। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें कुछ संख्याएं तो माइनस में प्राप्त होती हैं और कुछ संख्याएं प्लस में प्राप्त होती हैं। तो हम उसके आधार पर मान निकालते हैं। माइनस का टोटल देखते हैं, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 20, 4 24, 3 27 का 7, 2, 3 और 2 5 और 2 7, 2 9 और 1 10 और इसमें प्लस की संख्या है 8। तो कुल मान हमारा बचता है 99 माइनस का। अब हमें ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है ये है सिग्मा dx, जो हमें अपने फार्मूले के लिए चाहिए। लेकिन ये मान हमें माइनस में प्राप्त होता है और इसके बाद n संख्या का मान। तो हमें ये फार्मूला रखना है x बार इज इक्वल a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। a मान हमने 43 माना है, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, या सिग्मा dx का मान हमारा माइनस में आया है 99 और n है हमारे पास 8। इस आधार पर हम इसको देखते हैं 43, इसका डिवाइडेशन करेंगे 43 माइनस 8 से इसको भाग करेंगे संख्या को, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 सती 56। तो इस प्रकार से हमें ये जो मान प्राप्त हुआ लगभग ये माइनस में प्राप्त होता है। 43 में से इस मान को माइनस किया जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 में से 7 के 3, 9 में से 3 के 6, 0, 30.63। तो इस तरह से हमारा ये मान ज्ञात हुआ और ये हमारा समांतर माध्य कहलाएगा। ये विधि है अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर पहले हमें dx ज्ञात करना होता है और dx के आधार पर ही हम अपना मान ज्ञात करते हैं। हमने पढ़ा व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। अब इसके बाद हमारे आती है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में हमें दो प्रकार के मान दिए गए हैं। इसके लिए भी, खंडित श्रेणी के लिए भी हमें प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि दोनों का ही प्रयोग करना है। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल सिग्मा f अपॉन n, सिग्मा fx अपॉन n। x हमें जो मान दिया गया है, f जो उसी मान की बारंबारता दी गई है, उसके आधार पर हम इनका मूल्यांकन करते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि के लिए ये आपको एक संख्या दी जा रही है, ये x मान है, ये उसकी बारंबारता है
और हमें ज्ञात करना है एफ एक्स। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह से हमें ये मान दिया गया है। और इनके जो मान हैं f 2 3 5 7 9 4 6 और 3 ये हमें इसकी बारंबारता दी गई। अब हमें ज्ञात करना है एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब x इंटू एफ। तो यहाँ 0 होगा, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 7 चौक 28, 9 पंजे 45, 4 छिंग 24, 7 छिंग 42 और 8 तिया 24। ये हमारे एफ एक्स का मान निकल कर आया है। अब हमें इसका योग करना है क्योंकि हमें अपने फार्मूले के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एन यहाँ पर सिग्मा एफ होता है। एन और सिग्मा एफ एक ही बात है। सिग्मा एफ मतलब इन संख्याओं का हमें योग करना है। 2 और 3 5, 5 10 और 7 17 और 9 26 और 4 30 और 6 36 और 3 39। 3 4 और 2 6 4 10 और 5 15 और 8 23 और 3 26 2 और 1 3 और 2 5 4 9 और 2 11 और 4 13 और 2 15। इस तरह से हमें दोनों संख्याओं का योग प्राप्त होता है। अब इसके लिए हमें फार्मूला रखना है x बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कितना है और सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास है 156 और सिग्मा एफ है 39। इस प्रकार से हमें इसका मान ज्ञात करना है और जो मान आएगा वही हमारा समांतर माध्य कहलाएगा। तो इसको हम करके देखते हैं। फोर 39 का आप टेबल पढ़ेंगे। 4 टाइम्स 4 9 36, 6 से लगे 3 4 12 3 15। तो हमारा ये जो आंसर आता है ये आता है 4। तो इसका समांतर माध्य कहलाएगा 4। इस प्रकार से हमने देखा प्रत्यक्ष विधि से इसका मान हमने ज्ञात किया। अब इसके बाद हम करेंगे अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा भी हम इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फार्मूला ये वाला आंकलन करना है और इसके लिए हमें अपनी संख्याओं का एक कल्पित माध्य लेना है और कल्पित माध्य के आधार पर ही हमें उस सवाल को करना है। सबसे पहले हम इसमें कल्पित माध्य लेते हैं। कल्पित माध्य dx हमने लिया, इन संख्याओं में से लेना है। सपोज 5 लिया हमने कल्पित माध्य, 5 में से 0 x माइनस a करना है। a बराबर 5 है तो dx की गणना करने के लिए x माइनस a करना है। 5 में से 0 घटाएंगे, माइनस के 5, 5 में से 1 गया माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस का 1 और इसके बाद 0 1 2 और 3। कल्पित माध्य का मान हमारा आ गया। इसको देखेंगे 1 2 3 6 5 5 4 9 3 12 12 और 1 13, तो माइनस का 7 बचता है। इसके बाद हमें निकालना है फार्मूले के अनुसार, हमें निकालना है इसके लिए a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। एफ डी एक्स का मतलब f इंटू डी एक्स। जैसे कि हमें सवाल में f दी गई है बारंबारता और इसकी d की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 7 एकम 7, 0 4 एकम 4, 6 दूनी 12, 3 तिया 9। अब इसका योग करना है। प्लस की संख्या माइनस की आती है 7 5 12 और 2 14 का 4, हाथ से लगा 1 4, माइनस 44 और प्लस 12 और 21 4 25। तो इसका मान निकलता है माइनस का 19। हमें जिन संख्याओं का मान लेना था, a हमारे पास है, सिग्मा एफ डी एक्स हमें मिल गया और n यानी कि सिग्मा f भी हमें मालूम है।
सिग्मा n हमारा 39 है। अब इस फार्मूले के आधार पर हम अपनी संख्याओं को रखते हैं। a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n। a है 13, a हमने लिया है कल्पित माध्य 5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स हमारे पास आया माइनस का 19 और n हमारे पास है 39। इन संख्याओं को करेंगे इसका सॉल्यूशन। 19 को डिवाइड करेंगे 39 से, पॉइंट में वैल्यू आएगी 6 × 54, 5, 6 × 18 और 5। इसको 5 से करके देखते हैं, 6 से बड़ा मान आता है तो 5 × 45, 4, 5 से 15 और 4 19। 5 से भी मान बड़ा आता है लेकिन अप्रॉक्सिमल 5 ही आएगा। 4 टाइम्स चलाते हैं, 4 × 36, हासिल लगे 3, 4 × 12 और 3 15, बच गया यहाँ पर 10, 4, 8 में से 34। यह मान बड़ा है, इससे बड़ी की संख्या यहाँ पर ये आ जाएगी, हमारा 0 लगाएंगे और इसका मान लिखेंगे लगभग 8 से करके देखते हैं। 8 × 72, 7, 8 × 24 और 7 31। 0.48 लगभग 0.48 मान हमें मिलता है, तो हम इसको निकालते हैं माइनस का 0.48। इसका सॉल्यूशन करते हैं। 5 माइनस 0.48 ये आ जाएगा 4.52। तो इस तरह से हमारा समांतर माध्य निकल कर आता है 4.5। ये हमारी दो श्रेणी हो गई, व्यक्तिगत श्रेणी हो गई, खंडित श्रेणी हो गई। इसके बाद अब हम करेंगे सतत श्रेणी। सतत श्रेणी के आधार पर भी इसी प्रकार से हमें संख्याओं को ज्ञात करना होगा। उसके लिए भी मान निकाला जाएगा, फार्मूला अलग है उसके लिए। उसमें भी दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, प्रत्यक्ष विधि भी और अप्रत्यक्ष विधि भी। सतत श्रेणी के लिए इस श्रेणी में कुछ विशेष बात होती है। इस श्रेणी में हमें जो मान दिया जाता है वो एक्स सीरीज में ना देकर वर्ग अंतराल के आधार पर दिया जाता है, एक समूह के आधार पर दिया जाता है। जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये मान हमें वर्ग अंतराल में दिया है। इसके बाद इसकी बारंबारता दी जाती है, यानी कि f। इसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। इसके बाद इसकी f दी जाती है। f लेंगे हम 3, 5, 4, 6 और 7। ये हमारी f आ गई। लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला भी वही है, x बार प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि दोनों के लिए। पहले हम प्रत्यक्ष विधि का देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन n, और अप्रत्यक्ष विधि के लिए आता है, ये तो है प्रत्यक्ष विधि का, और इसके बाद आएगा अप्रत्यक्ष विधि का। उसके लिए वही a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n। फार्मूला वही है लेकिन श्रेणी चेंज हो गई। लेकिन हमें इसमें जब वर्ग अंतराल दिया है तो उसके लिए हमें x मान निकालना होगा। x मान निकालने के लिए ये कहलाती है हमारी निम्न सीमा। वर्ग अंतराल जो होता है दो श्रेणियों में बटा हुआ होता है, उसमें दो सीमाएं होती हैं। शुरू की संख्या को हम निम्न सीमा कहते हैं और बाद वाली संख्या को हम उच्च सीमा कहते हैं। तो अगर हमें x का मान निकालना है तो x का मतलब उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। उच्च सीमा हमें दी गई है 10, निम्न सीमा 0 है। दोनों को जोड़ा, भाग 2 से करा तो संख्या निकल गई 5। इन दोनों का मध्य बिंदु है 15, इन दोनों का मध्य बिंदु है 25, इनका मध्य बिंदु है 35 और 45। वर्ग अंतराल से हम मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं
और मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना होता है। ये हमें मध्य बिंदु निकल गया। अब हमारा क्वेश्चन पहले की तरह ही हो गया, हमें x सीरीज दी गई है, हमें f सीरीज दी गई है और हमें ज्ञात करना है सिग्मा fx अपॉन n। तो fx ज्ञात करने के लिए x और f की गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 5 75, 25 चौका 100, 35 की गुणा इसमें करेंगे, 6 5 30, 3 6 12 और 3 15 और 45 के साथ में 7 35, 3 7 चौका 28 और 3 1। तो इस तरह से हमारे पास ये मान भी ज्ञात हुए। अब इनका योग करना है। एक तो हमें चाहिए सिग्मा fx और दूसरा हमें चाहिए सिग्मा f। सिग्मा x 5 और 3 8 और 4 8 और 4 12 और 6 18 और 7 25। इधर से ज्ञात करते हैं, 5 और 5 10 और 5 15, 1 और 1 2, 7 2 9 और 9 और 5 14 और 1 15 का 5, हाथ से लगा 1 और 1 2 और 1 3 और 3 6। दोनों मान हमें मिल गए। फार्मूले के अनुसार, ये जो फार्मूला दिया गया प्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष विधि के फार्मूले के अनुसार सिग्मा fx अपॉन n यानी कि 655 अपॉन 25, इसको डिवाइड करेंगे, 25 दूनी 50 और इसमें आ जाएगा 25 छिक्का 150 और आप 25 छिक्का 150 155 5 25 दूनी 50। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 6 5 25, 25 दूनी 50, 5 1 55, 25 छिक्का 150, 5.025। इस प्रकार से हमारा जो मान आता है ये होता है x बार का 26.2। इसी को कंटिन्यू करेंगे इसके आगे।